In today's lecture, we are going to start with the formal charge on an atom. What is the meaning of formal charge on an atom? The charge assigned to an atom in molecule or in polyatomic ion. किसी एटम को किसी मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर कितना चार्ज असाइन होगा, यह वैसे हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा चार्ज असाइन नहीं होता, ठीक है। बट फिर भी हमें फॉर्मल चार्ज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज से हमें कुछ एक क्वांटिटीज की आइडिया लग जाता है। ओके, वो क्वांटिटीज कौन सी हैं वो मैं अभी समझाता हूँ आगे, ठीक। तो जो द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन इज कॉल्ड एज द फॉर्मल चार्ज on that particular atom. In actual, there is no individual charge on atom in molecule or polyatomic ion. हालांकि एक्चुअल में कोई इंडिविजुअल चार्ज एटम और एटम पे प्रेजेंट होता नहीं है किसी मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन पे, बट येट फॉर सम पर्पसेस इट इज यूजफुल। बट फिर भी कुछ पर्पसेस के लिए ये बहुत यूजफुल है और काम में आता है। ओके, आगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट फॉर्माइल चार्ज। फॉर्मूला क्या है? फॉर्माइल चार्ज इज इक्वल टू बी माइनस एल माइनस हाफ एस। यहाँ पे जो V है, व्हाट इज द V? V इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। कि उस पर्टिकुलर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं खुद के? 6। L इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट एटम। मॉलिक्यूल के अंदर जब वो एटम पड़ा है तो उसके ऊपर लोन पेयर कितनी है वो आपने देखनी है। क्लियर? और S इज द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट एटम। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में हैं, दैट इज S। L क्या है? कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर काउंट करना है, लोन पेयर नहीं बताने। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करने हैं आपने कि कितने पेयर है, मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट एटम। Similarly, number of shared pair of electron on that atom. So this is the formula to calculate the formal charge. Okay. अब देखो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। किस किस में कैलकुलेट करना है? ओजोन में तीनों ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, फॉर्मल चार्ज ये कैलकुलेट करेंगे। HSO4 नेगेटिव आयन में सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है ये कैलकुलेट करेंगे। एंड HClO4 में क्लोरीन के ऊपर कितना है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, क्लोरीन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है ये कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा। क्लियर? जैसे ओजोन में तो तीनों ऑक्सीजन है, तो तीनों ऑक्सीजन पे बारी बारी से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। दिस इज, इसको हमने O1 लिख दिया, इसको O2, इसको O3, डिस्टिंक्शन क्रिएट करने के लिए। अब O1 पे कितना फॉर्मल चार्ज है? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या कहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के ऊपर, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला है ऑक्सीजन, इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लोन पेयर्स कितने टोटल? 1 2। 2 लोन पेयर्स आर देयर ऑन दिस ऑक्सीजन। तो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 1 2 3 4। 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी लोन पेयर्स की। उसके बाद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अराउंड? ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2। 2 बॉन्ड बना रखे हैं। 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इस ऑक्सीजन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो शेयर्ड पेयर में है। तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इस फॉर्मूले में आपने V की वैल्यू पुट कर देनी है, L की और S की। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे, V की पुट करी, L की पुट करी और S की पुट करी वैल्यू, तो आपके पास आई क्या वैल्यू आई? 0। मतलब 0 आने का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑक्सीजन है इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं है, 0 चार्ज है फॉर्मल चार्ज, नो फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन। अब सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, उसके लिए सेम फॉर्मूला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन में 6 ही रहने हैं, यहाँ पे V की वैल्यू तो 6 ही होगी ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में वो बोलना है। 6 माइनस 2। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले ऑक्सीजन के ऊपर बस एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 माइनस हाफ। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अराउंड, ऑक्सीजन के अराउंड? इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इस साइड 1 इस साइड। तो टोटल इसके अराउंड कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 6 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हुई? 6, वो आपने पुट कर दी। ओके, तो क्या बना? 6 माइनस 2 माइनस हाफ 6। इसको जब कैलकुलेट करोगे दैट विल बी कम आउट टू बी +1। मतलब ये जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है
इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, +1। ओके, एक्चुअल में हालांकि इस फॉर्मल चार्ज की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, बट फिर भी फॉर्मल चार्ज हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस होती है, कैसे होती है मैं बताता हूँ भाई। इसके ऊपर कितना, +1। अब थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है ये देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ओके, इसके राउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं, 1 2 3, और उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो आपने पुट कर दिया एल की वैल्यू। और इसने बॉन्ड पेयर कितने बना रखे हैं, एक बॉन्ड बना रखा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, वो यहाँ पर पुट कर दिए। तो इसको कैलकुलेट करोगे, वहां से O3 के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, -1। तो इट मीन इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, -1, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर 0। So these are the formal charges of each oxygen atom in the ozone। अब इनका बेनिफिट क्या है, मान लो अगर आप कोई ऐसी स्पीसीज लेके आओ जो पॉजिटिव चार्ज को लव करती है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है, और उसको इसके ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ दो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो किस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगी, इस ऑक्सीजन के ऊपर, जिसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस इसके ऊपर ही है। इट मींस जो स्पीसीज होगी उसको दिखेगा कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस इसके ऊपर है, तो मैं इसके ऊपर अटैक कर जाऊंगा। तो ये फायदा होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का। ओके, तो हमने ओजोन में तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर दिया। अब जैसे HSO4 नेगेटिव में सल्फर का आपने कैलकुलेट करना है ना, इसमें सिर्फ सल्फर का कैलकुलेट करना है, बाकियों का नहीं। क्लियर। और एक और बात, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने से पहले आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको, जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था आपको। ठीक, तो अब इसमें इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ये बना। ठीक, सल्फर का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है इसका, बस इसके सराउंडिंग में क्या बॉन्ड पेयर है, क्या लोन पेयर है, वो देखना है। फॉर्मूला यही रहेगा। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। सल्फर के अराउंड लोन पेयर कितने हैं, इस सल्फर के अराउंड तो कोई लोन पेयर आया ही नहीं, तो लोन पेयर 0 हो गए, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इट मींस -12। इसके अराउंड बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। ओके, 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 8। तो आपने पुट कर दी वैल्यू, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, तो -12 × 8। क्लियर। तो यहाँ से जब आप सल्फर के लिए फॉर्माइल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो कितनी आ जाएगी, +2। इट मींस ये वाला जो सल्फर है इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, +2। ओके, ऐसे कैलकुलेट कर लिया। और ऐसे ही आप HClO4 के लिए कर लोगे। इसमें क्लोरीन के लिए कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के से ही पता लगेगा कि क्लोरीन के अराउंड कितने लोन पेयर आएंगे, कितने बॉन्ड पेयर आएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट करके यू विल कैलकुलेट दी फॉर्मल चार्ज। ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। इसका एक और सिंपल तरीका बताऊं, एक तो ये फॉर्मूला वाला हो गया, एक सिंपल वाला तरीका भी बताता हूँ। जैसे इसकी बात करते हैं, HClO4 की, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, वो ये बना, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वैसे क्लोरीन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, बट जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें ये देखना है कि इसके बिल्कुल नियर बाय कितने इलेक्ट्रॉन है। एक ये वाला है इसके पास, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला। क्लोरीन के अराउंड वैसे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इस मॉलिक्यूल में अगर हम इमीडिएटली अराउंड देखें तो वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इन मॉलिक्यूल क्लोरीन इज फीलिंग लाइक हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल में ऐसा फील हो रहा है कि क्लोरीन के अराउंड जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, वैसे उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट क्लोरीन में उसको 4 इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं। तो इट मींस इट लॉस्ट, मॉलिक्यूल के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि इट लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे हो तो किसी चीज के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, +3। तो यहाँ से भी आपके पास ऐसे भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो आप। ठीक है, कि उसमें वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अराउंड,
जब वो फ्री स्टेट में होता है, और वैसे मॉलिक्यूल में उसके इमीडिएट अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ठीक है। और जो डिफरेंस है उससे आप पता लगा सकते हो कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक तरीका ये भी है, अगर आपने फॉर्मूला निकाले बिना लगाए बिना निकालना हो फॉर्मल चार्ज तो ऐसे भी निकल जाता है, ओके। जैसे अगर मैं इस ऑक्सीजन का निकाल के बताऊं नेगेटिव वाले का, देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, अगर वो फ्री स्टेट में हो, उसमें उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट ओजोन में अगर इसकी बात करें तो ऐसे है, मतलब इस बॉन्ड का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है, और इसके खुद के 6 तो इसके पास है ही है, तो इसके अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है ये अपने अराउंड, 7 इलेक्ट्रॉन। वैसे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या फीलिंग आएगी इसको कि मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर आएगा एक तो कितना चार्ज आएगा उसके ऊपर, -1। तो यहाँ से क्या पता लगा कि इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, -1। बाय फॉर्मूला निकालना है, बाय फॉर्मूला निकाल लो। अगर ये मैंने जो बात बोली अगर ये समझ आई है तो भी वेल एंड गुड है, ऐसे भी निकल सकता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि जब अटैक होगा तो आपको पता लग जाएगा कि किसके ऊपर अटैक होना है। अगर अटैक करने वाली स्पीसीज ऐसी है जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो वो मोस्ट प्रोबेबली उस एटम के ऊपर अटैक करती है जिसके ऊपर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होता है। और अगर ऐसी स्पीसीज है जिसको नेगेटिव चाहिए तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर अटैक करती है जिसके ऊपर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आता है, ओके। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ द फॉर्मल चार्ज, ओके। और एक और बात जो आपने ध्यान में रखनी है, sum of formal charges of all the atoms in a molecule or ion is equal to its overall charge। क्या मतलब बना, जैसे हमने ओजोन में तीनों ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज निकाले, इसका 0, इसका +1, इसका -1। तो इन तीनों के जो फॉर्मल चार्जेस का सम है वो कितना बन रहा है, 0 +1 +-1, मतलब 0 बन रहा है। फॉर्मल चार्जेस का सम कितना बन रहा है, 0। और ओजोन के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज भी 0 ही है। ये मतलब है कि जितने भी आपके पास एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, उन एटम्स का अगर हम सभी का फॉर्मल चार्ज निकाल लें तो सभी का जो फॉर्मल चार्ज है उसका सम करने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू दी ओवरऑल चार्ज जो उस स्पीसीज पे प्रेजेंट है। जैसे HSO4 नेगेटिव में अगर हम हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल लें और ये जो 4 ऑक्सीजन है इनका फॉर्मल चार्ज निकाल लें और सल्फर का फॉर्मल चार्ज भी निकाल लें, तो अगर आप इन सभी के फॉर्मल चार्ज को प्लस करोगे दैट विल बी इक्वल टू -1, वो -1 के इक्वल आएगा क्योंकि इस स्पीसीज के ऊपर ओवरऑल -1 चार्ज है। ये बात बनी यहाँ पे, सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज इक्वल टू इट्स ओवरऑल चार्ज, ओके। क्लियर है जी, फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट समझ आया, हेलो यस सर। चरणजोत, क्लियर है, हाँ जी सर, हाँ जी। ओके। चलो अब हम आ गए हैं एंड पे, ऑक्टेट रूल। सबसे पहली जो थ्योरी जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड कैसे बनते हैं वो था ऑक्टेट रूल, ओके। अब ऑक्टेट रूल में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तभी नई थ्योरी आई है, ठीक है। वो लिमिटेशंस क्या क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए, अब उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे पहली लिमिटेशंस में हम ये सब कैटेगरीज पढ़ेंगे। पहली लिमिटेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जैसे BCl2, BF3, AlCl3। अगर इनका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, जैसे इसकी अगर बात करें BCl2 की, BCl2 में ये जो 2 क्लोरीन है ये वाला और ये वाला, इन दोनों का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बॉन्डिंग करवाने से। बट इस सेंटर वाले बेरिलियम को क्या फायदा हुआ, इसके अराउंड तो अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन ही बने हैं, इसको तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी नहीं हुआ। तो फिर इसने क्यों मॉलिक्यूल बनाया ये वाला BCl2, ठीक है। सिमिलरली BF3 में भी इन तीनों क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए बॉन्डिंग करवाने से,
बट ये जो बोरोन है इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं अभी भी? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं अभी तक मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी, तो इसने मॉलिक्यूल क्यों बनाया है? ठीक है। सिमिलरली इसके केस में AlCl3 के केस में ये जो क्रॉस है, क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट करा है बोरोन के इलेक्ट्रॉन को और डॉट से रिप्रेजेंट करा है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को। तो ये सारे जो हैं इनमें जो सेंटर वाला एटम है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं रहा बॉन्डिंग करवाने से, तो उसने बॉन्डिंग क्यों करवाई है? ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें किसी एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता आफ्टर फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है। ऐसे ही आपके पास है हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। अब हाइपरवैलेंट कंपाउंड कौन से हैं? जैसे PCl5, SF6, IF7, H2SO4 एक्सेट्रा। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें से मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया है, बाकियों का स्ट्रक्चर अगर आपने देखना होगा तो बुक से देख लेना। ओके। अब PCl5 में देखो, PCl5 में बॉन्डिंग करवाने से अगर लूज डॉट स्ट्रक्चर इसका बने तो फॉस्फोरस के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के अराउंड है। इट मींस फॉस्फोरस के अराउंड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। उसने तो सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना था, 8 से ज्यादा कैसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ओके। अब ये भी बड़ी फिर असमंजस वाली बात है। ठीक है, कि ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर रहा, उल्टा ऑक्टेट से ज्यादा हो जा रहा है। क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स, जिनमें जो सेंट्रल एटम हो या सेंट्रल एटम के अलावा भी कोई अगर एटम हो जिसमें बॉन्डिंग के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए उसके ऑक्टेट में, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइपरवैलेंट। तो ये हाइपरवैलेंट क्यों बना रहा है? ऑक्टेट रूल तो कहता है सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं उसने आउटर मोस्ट शेल में, सो दैट वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। बट ये तो 8 से ज्यादा कर दे रहा है आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक बड़ी सबसे बड़ा लिमिटेशन है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस। अब हम कहते हैं कि सभी एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं सो दैट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी मानी गई है? नोबल गैसेस की। ठीक है, इट मींस नोबल गैसेस को खुद को तो रिएक्ट नहीं ना करना चाहिए, क्योंकि नोबल गैसेस तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट वाली होती हैं, इनको क्यों रिएक्ट करना है? इनका आउटर मोस्ट शेल तो कंप्लीटली फिल्ड ही होता है। बट जीनन अगर देखा जाए, जीनन भी कई तरह के कंपाउंड बनाता है। जीनन एक नोबल गैस है, तो ये कंपाउंड क्यों बना रहा है? व्हाई इट इज फॉर्मिंग कंपाउंड? इट्स ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट। इसका अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढें ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उनमें जैसे मर्जी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता चाह के भी। जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल की, तो उसमें ये है, ये उसका बेस्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जो बन सकता है। बट इसको बनाने के बाद भी ऑक्टेट दोनों के कंप्लीट नहीं हो रहे। जैसे अगर मैं बात करूं इसका कि ये 3 मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में, सॉरी, टोटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 3 2 2, 7 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। इसके भी नाइट्रोजन में भी 9 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन में भी 9 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, ऑक्टेट वगैरह तो कोई कंप्लीट हो नहीं रहा। ठीक है। और एक ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है? 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड तो हमने माना कि होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड कौन सा होता है? ऐसा बॉन्ड तो लुईस ने बताया नहीं, ना कोई ऑक्टेट रूल में ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, ये सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल दिस। ठीक है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड बन रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड है? और वैसे भी इनके बनने से भी कोई ऑक्टेट थोड़े कंप्लीट हो रहा है। तो ये बड़ी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ऑक्टेट रूल में। ठीक है। उसके बाद कुछ और ड्रॉबैक्स हैं, जैसे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, लेट मी इरेज दिस। जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे ये मैंने बात आपको पहले भी बोली थी, वाटर मॉलिक्यूल की शेप होती है लाइक दिस, जिसको बोलते हैं बेंट शेप। हमने कल शेप्स डिस्कस करनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंट शेप। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो कि
जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल देखने में, फॉर्मूला बिल्कुल देखने में वाटर मॉलिक्यूल जैसा ही है, इसकी शेप लीनियर होती है। इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है, वाटर में भी कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी शेप बेंट और इसकी शेप लीनियर क्यों? डिफरेंट शेप होने का क्या रीजन है? मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कैसे बनाते हैं? ओके, उसके बाद इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा था कि जब आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जैसे Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, जब NaCl बनता है आयनिक कंपाउंड, तो ये क्या कैसे बनता है? ये NaCl कंपाउंड, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ऑपोजिट चार्ज जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ओके। दैट मींस जो आयनिक कंपाउंड है वो एनर्जी रिलीज करते हैं जब उनकी फॉर्मेशन होती है, जिसको हमने लैटिस एनर्जी बोला था। ओके ओके, यहां तक ठीक है। अब जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, उस टाइम भी एनर्जी रिलीज होती है। जैसे अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाए, वाटर में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उस टाइम भी एनर्जी रिलीज होती है। वो क्यों होती है? वो एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? जैसे NaCl के केस में तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन क्लोज आए थे, और जब दो ऑपोजिट आयन क्लोज आते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। बट कोवलेंट के केस में तो ऐसी कोई अट्रैक्शन है ही नहीं जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इसके केस में एनर्जी क्यों रिलीज होती है? इसका रीजन वैसे मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी आने, जब स्टेबिलिटी किसी ऑब्जेक्ट में कब आती है, किसी ऑब्जेक्ट में या किसी सिस्टम में स्टेबिलिटी कब आती है? जब वो अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना शुरू कर दे। मिनिमम से मिनिमम जितनी कर सकता है, जब वो उतनी कर दे तब वो स्टेबल होता है। जैसे अगर आप पेन को हवा में उछालो, ठीक है, या हवा में रखने की कोशिश करो, वो डाउन क्यों जाता है? क्योंकि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो डाउन जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर वो हवा में रहेगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण एक फोर्स लगती रहेगी, जिससे उसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, इसलिए वो डाउन जमीन पे गिर जाएगा जितना ज्यादा गिर सकता होगा। क्योंकि अपने उसने अपनी हाइट, जितनी हाइट कम करेगा, आपको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। जितनी हाइट कम होती जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर है वो कम होती जाएगी। तो जो पेन के एनर्जी, जो ये पेन है, इसके अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम स्टोर होगी उतना ही ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर? तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कोई अट्रैक्शन वगैरह तो होती नहीं है ऐसी कुछ खास, जैसे आयनिक कंपाउंड्स के केस में होती है। उनमें एनर्जी क्यों रिलीज होती है, ये एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाया। वो होने का कारण वैसे क्या है? स्टेबिलिटी आना। It could not explain why different amount of energies are released during the formation of different molecules. It could not explain the relative stability of molecule. अब relative stability क्या होती है? मैं कहता हूँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड होते हैं उससे। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तभी तो हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन के बॉन्ड से। ठीक है, बट ऐसा कुछ हम ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो बस ऐसे हुआ है, इन्होंने आपस में ऐसे ओवरलैपिंग करवाई है, क्लियर, अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर रखे हैं। और हाइड्रोजन में H2 कैसे बना है? इन दोनों ने डुप्लेट कंप्लीट कर रखे हैं ऐसे शेयर करवा के, तो इसलिए इन्होंने बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसमें कोई बॉन्ड कब ज्यादा स्टेबल होता है, बॉन्ड कम स्टेबल कब होता है, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रखी इसने। तो इसलिए ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिस्कशन नहीं करता। ओके, तो इसलिए ये भी इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद why some molecules with less than 8 or more than 8 electrons around the central atom are stable। जैसे अभी हाइपरवैलेंट में हमने बात करी थी ना कि सेंट्रल एटम, इसमें फास्फोरस के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन ही 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्टेबल है, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। क्यों? सिमिलरली ये BCl2, इसमें बेरिलियम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी ये स्टेबल है। क्यों? इसकी एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं है। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जिसको ड्रॉबैक नंबर 6 बोल सकते हैं,
अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल में ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है, अगर उसके अकॉर्डिंग O2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है उसको देखें तो O2 मॉलिक्यूल ये है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ओके, ये जो O2 मॉलिक्यूल है उसमें ये रहा एक पेयर, ये रहा दूसरा पेयर, ये रहा तीसरा पेयर, ये रहा चौथा पेयर, और बॉन्ड में एक दो, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेड पेयर है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है पेयर। तो इट मींस ऑक्सीजन में O2 के केस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है O2 में? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन है, और उन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बना रखे हैं। ठीक, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हैं? लोन पेयर वाले, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हैं? बॉन्ड पेयर वाले। ओके, इतना तो समझ में आता है। और पेयरिंग में कैसे होता है आपको याद है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। पेयरिंग में ऐसा होता है, एक जो मॉलिक्यूल है, एक जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी स्पिन अप, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन विल बी स्पिन डाउन। क्लियर? तो इट मींस ऑक्सीजन में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, O2 मॉलिक्यूल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलो अब इतना भी मान लिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर O2 मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हों उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट निकल आती है बाहर मैग्नेटन में। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मींस ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्लियर? इट मींस अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ये उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, उल्टा रिपेल हो जाएगा। ओके, बट एक्चुअल में जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये पैरामैग्नेटिक कैसे हुआ? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन रखे हैं तो पेयरिंग में तो वो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कैंसिल कर दिया। क्लियर? और ऐसे 6 पेयर बन रखे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कैंसिल कर देगा। क्लियर? तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है? ये तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। ठीक, तो इस एक्सप्लेनेशन, ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका? ऑक्टेट रूल का। So these are the drawbacks of the octet rule. And tomorrow we will do valence shell electron pair repulsion theory. और ये सबसे बेस्ट थ्योरी लगती है मेरे को in order to explain the shapes, क्योंकि इसने सबसे बेस्ट तरीके से और सबसे सिंपल तरीके से शेप्स को समझा रखा है। हालांकि इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, वो इसके बाद की बात